सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। तो बच्चों, अगर आपने पढ़ना चालू कर दी है केमिस्ट्री फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2025 या अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं 2026 की, सो लेट्स लर्न अबाउट द गैस कांस्टेंट आर। क्या होता है गैस कांस्टेंट आर और इसकी अलग अलग वैल्यूज में जहां पे होती है आपकी कंफ्यूजन कि किस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पुट की जा सकती है आर की। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा बिकॉज मैं आपको इसे और ज्यादा इजी वे में बताने वाली हूँ। हो सकता है आपने ये स्कूल या अपने जो भी आप कोचिंग जाते हो वहां भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेक श्योर दैट यू ऑलवेज हैव अ शॉर्टकट टू डू अ स्मार्ट वर्क। जब तक आपके पास में शॉर्टकट रहेगा आप हमेशा स्मार्ट वर्क के दायरे में रहेंगे। और जहां बच्चों अगर आपने थोड़ा सा भी लेजीनेस दिखाई तो शॉर्टकट भी काम नहीं आ रहे, और थोड़ा सा भी अगर आप चाहते हैं स्मार्ट वर्क करना तो भी काम नहीं आएगा। सो लेट्स लर्न क्या होता है आर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेटा आपको पता होगा इक्वेशन फॉर आइडियल गैस दिस इज नोन एज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें P की वैल्यू होती है बेटा जो दर्शाता है प्रेशर को यानी दबाव को, V यानी वॉल्यूम जिसे आप कहते हो आयतन, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या, T होता है टेम्परेचर यानी तापमान, और ये जो R होता है ये R क्या होता है, यही R होता है आपका गैस कांस्टेंट। यानी कि जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी है PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो आपको पता होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू एनआरटी क्या होता है बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन बनी होती है तीन मेन नियम से। कौन कौन से होते हैं तीन या वो चार नियम जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा बॉयल्स के नियम, आपने पढ़े होंगे चार्ल्स के नियम, आपने पढ़ा होगा गे-लुसेक लॉ, फिर आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रोस लॉ। ये कहते क्या है तो पहले सुनिएगा। जैसे मैं बात करती हूँ बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके होंगे, ये मैं मान के चलती हूँ। क्यों? क्योंकि इन चारों में कुछ रिलेशन नहीं है एक्सेप्ट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या और तापमान भी बढ़ रहा होगा। यानी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मैं बात करती हूँ बेटा प्रेशर की, तो आप इस इक्वेशन से देखिएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई वी। यानी कि प्रेशर के बढ़ने पे आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स और तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन जो आयतन है वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, व्यतक्रमानुपाती है, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम अगर मैं इसे कहना चाहूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मैंने वॉल्यूम को एक ही तरफ रखा है, पी को उधर लेके चाहती हूं, यानी एन टी अपॉन पी। मतलब इस बार दबाव और आयतन फिर से एक दूसरे की व्यतक्रमानुपाती यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एन और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही अगर मैं बात करूं पीवी इज इक्वल टू एन टी के केस में, इस साइड की बात करती हूं तो ये आता है पीवी बाई टी, यानी आप इसे समझ सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और अगर मैं इस बार टेम्परेचर की बात करूं बच्चे, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी बाई एन। क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हर बार मैंने एक टर्म को क्या रखा है बेटा, कॉन्स्टेंट रखा है। ठीक है, हर बार एक टर्म जो है स्थिर है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है आप देखोगे हर बार ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ रही है। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी टर्म को एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं तोल सकते, यानी इसे हमें हटाना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी? जब आप इसमें कोई कांस्टेंट या किसी स्थिरांक को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो वो स्थिरांक कौन सा होता है बेटा? वो स्थिरांक होता है आपका गैस का स्थिरांक, जिसे आप कहते हो गैस कांस्टेंट। और इसकी हर बार अलग अलग वैल्यू आती है क्योंकि हर बार इक्वेशन भी अलग अलग बन रही है। तो देखते हैं गैस कांस्टेंट की अलग अलग कौन सी वैल्यू आती है। तो चलिए देखते हैं आर की अलग अलग वैल्यू। तो जब मैं बात करती हूँ आर की वैल्यू के लिए, सबसे पहले आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ? मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट जो आप प्रोपोर्शनल का साइन करते हो उसे हटा के मैंने इक्वल टू लिखा है पहला। तो यहाँ पर देखिए, यहां से हम निकालेंगे, अगर मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू बेटा आपको देती है एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू देती है लीटर्स में, ठीक है, एन जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा केल्विन में आती है, ये सब इसके एसआई यूनिट है, यानी कि सारे के सारे जो यूनिट्स है ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जो ऑल ओवर कंट्रीज में इसी टर्म्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो मैंने जब इन तरीके से देखा कि हाँ भाई मैंने लिया है प्रेशर का मान
वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम का लिखा है लीटर, एन का लिखा है मोल और टेम्परेचर का लिखा है केल्विन। तो जब आप इन तरीके से देखते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, एटीएम, लीटर, मोल और केल्विन। लीटर को यहाँ पर आप लिख सकते हो कैपिटल एल से भी, तो ये इस तरीके से आपको दिखा जाएगा। तो आर का सबसे पहला जो इकाई होती है, सबसे पहली इकाई आपको इस तरीके से दिखेगी, जिसे आप लिख सकते हो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। समझ गए, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आर की सबसे पहली इकाई होती है ये। तो जब आपको प्रेशर एटीएम में दिया हो, वी लीटर में दिया हो, एन मोल्स में दिया हो, टीके में दिया हो, तो आप इस इकाई का यूज करेंगे और इस इकाई के लिए आर की वैल्यू लगाई जाती है बेटा 0.0821। समझ रहे हैं, कौन सी रहेगी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये होती है इसकी वैल्यू। ये किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर पर। अगले पे आते हैं, सेकेंड इकाई। जब हम बात करते हैं आर की वैल्यू लिखने की, इस बार आर की वैल्यू पीवी अपॉन एनटी को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मान लीजिए अगर आपका प्रेशर जैसे कि आपको पता है एटीएम पे दिया है, लेकिन अगर एटीएम में नहीं दिया है और अगर मान लीजिए बार में दिया हो तो 1 बार, आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर का ही क्या होता है, यूनिट होता है। अगर बार में दिया हो, समझ रहे हो, अगर बच्चों प्रेशर अगर आपके बार में दिया हो तो कंफर्म है कि वॉल्यूम हमेशा आपके डीएम क्यूब में दिया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मोल में और जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही दिया होगा। और जब इस तरीके की वैल्यू दी जाती है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आर की जो वैल्यू है, यहां पर आर की वैल्यू दी जाती है आपको 0.08। अब यहां पर एक बार मैं इन सारी वैल्यू को पुट करके दिखाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि पी बार वॉल्यूम डीएम क्यूब, ये हो जाएगा पर मोल पर केल्विन 83, इसको लिखेंगे बार डीएम क्यूब पर मोल, इनवर्स में लिखी हूं पर केल्विन। समझ गए, तो इस बार क्या वैल्यू लिखेंगे आप आर की 0.083। ठीक है, जब प्रेशर किस में दिया हो, बार, वॉल्यूम डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल और केल्विन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, हमेशा यानी हमेशा। उसके बाद तीसरी इकाई देखते हैं, जब मैं लिखूंगी थर्ड इकाई या थर्ड यूनिट फॉर आर। अब तीसरी वैल्यू जो आर की आती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 0.0821, जैसे हमने पहले वाले में देखा था 0.0821, सेकेंड हमने देखा 0.083 बार डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल। थर्ड आती है आपकी सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट 8.314। ठीक है, ये वैल्यू कब दी होगी, जब आपकी एनर्जी दी होगी, यानी पीवी क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं आपको पता है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स, तो पीवी क्या होता है, इनडायरेक्टली वर्क की बात कर रहे होते हैं, वर्क डन की बात करते हैं। तो जो पीवी की वैल्यू है ये देता है आपको इनडायरेक्टली एनर्जी की वैल्यू, और एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जूल्स में। किस में करते हैं बेटा, जूल्स में। तो जूल के लिए अगर मैं लिखने जाऊं तो पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू, भी आपको पता है इसकी वैल्यू भी जूल में है, ये भी जूल में ही होगा। तो जूल पर मोल पर केल्विन, यानी आर की वैल्यू यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं लिखने जाऊं तो 8.31 वोल्ट, यहां पे आप लिख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये होती है आर की तीसरी वैल्यू। समझ गए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हमेशा पीवी को ही देखना है, मोल पर केल्विन तो हर बार देगा, लेकिन याद रखना है किसके लिए, पी और वी कौन से टर्म्स में दिया है इसमें, और आपको कन्वर्शन करना आना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं चौथी वैल्यू पे, जो कई बार दे दी जाती है बहुत इजी तरीके से, और आपको फोर्थ वाली वैल्यू आर की बहुत इजी वैल्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल 2 कैलोरी ली जाती है वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो यहाँ पर आर यानी कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 2 तरीकों में दी जाती है, या तो आपको 1.987 केल्विन दिया होगा, कैलोरी दिया होगा, या तो इक्वल टू, इसी को कई बार लिख देता है 2 कैलोरी बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1.987 कैलोरी या 2 कैलोरी भी लिख सकता है। तो आर की वैल्यू अगर मैं इस तरीके से लिखने जाऊं तो कैलोरी तो लिखा रहेगा, साथ में क्या लिखा रहेगा, पर मोल पर केल्विन। ठीक है,
तो ये वैल्यू होती है चौथी वैल्यू किसकी, आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, यानी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके गैस स्थिरांक की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। 4 वैल्यूज मैंने आपको बताई है। जब आप इनको अलग अलग क्वेश्चंस में रखेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस में आप देखेंगे P, V और R की वैल्यू जो होती है हमेशा आपस में रिलेटेबल होती है। N और T तो हमेशा कांस्टेंट है। आपको ध्यान क्या रखना है, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, और ये कितनों से बना है बेटा, ये इक्वेशन 4 लॉ यानी 4 नियम से बनाया गया है। पहला बॉयल्स लॉ, सेकेंड है चार्ल्स लॉ, थर्ड है आपका एवोगैड्रो लॉ और फोर्थ है आपका गे-लुसाक लॉ। अब समझिएगा, ये पॉइंट जरूरी है आपको जानना। कई बार आपको एक और लॉ दे दिया जाता है ऑप्शन में जिसे जानते हैं हुक लॉ के नाम से। तो हुक लॉ आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के किसी लॉ में इंक्लूडेड नहीं है, स्पेसिफिकली आइडियल गैस सिचुएशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन इंक्लूडेड है, ये 4 लॉ। ठीक है, जब आप बॉयल्स की बात करते हैं तो आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स की बात करते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, एवोगैड्रो की बात करते हैं एन कांस्टेंट रखते हैं, और गे-लुसाक में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहिए लेकिन उसका टर्म अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये चारों अलग अलग इक्वेशन से मिलकर बनी है आपकी आइडियल गैस, और आर की वैल्यू इन्हीं चारों के बेसिस पर ली जाती है। आई होप आपको ये गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू समझ में आई होगी और आपको ये निकालना भी आ गया होगा और आप क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं रेणुका जो है आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन द सेम क्वेश्चंस। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमसे भूषण साइंस प्लस पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। सो बाय, ऑल द बेस्ट।